एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आई के त्रिपाठी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में भारत की संघात्मक व्यवस्था पर एक पूरा लेक्चर दिया था और पूरा भरोसा है हमें कि आपने उस लेक्चर को अच्छी तरह से समझकर आत्मसात कर लिया होगा। और आज जो हम उस पर प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसी संघात्मक व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को हम अभ्यास करेंगे और उसमें आप, हमें भरोसा है कि आप लगभग सारे प्रश्नों को आप अपने से ही उसका उत्तर जानते होंगे, लेकिन इसे हम आपके साथ में हल करते हैं। तो संक्षेप में हल्का सा समझ लें कि भारत की संघात्मक व्यवस्था पे जो हमने चर्चा की थी उस पर थोड़ा सा संक्षेप में समझ लें कि वास्तव में शासन व्यवस्थाएं दो तरह की होती हैं। एक शासन व्यवस्था होती है संघात्मक और दूसरी होती है एकात्मक। इन शासन व्यवस्थाओं का अंतर क्या होता है? संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से किया जाता है और जिसमें राज्य सूची के विषयों पर सामान्य स्थितियों में संघ या संघ की विधायिका हस्तक्षेप नहीं करती। एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें संघ और राज्यों अर्थात दोनों सरकारों का सह अस्तित्व तो होता है, लेकिन शक्तियों का विभाजन होने के बावजूद भी, इसमें भी शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन वो शक्तियां केंद्र के द्वारा राज्यों को दी गई रहती हैं और केंद्र जब भी चाहे उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था खुद दो रूपों में विभाजित होती है। एक संघात्मक शासन व्यवस्था होती है जो एकीकरण के आधार पर बनी होती है और दूसरी होती है जो विभेदीकरण के आधार पर बनी होती है। और इस पे विस्तार से जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने इस पर विस्तार से आपको समझाया है। तो अब इसके प्रश्नों का अभ्यास हम यहाँ से ही शुरू करते हैं और देख लें पहला प्रश्न क्या है आज के सत्र का। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? और विकल्प ए है अमेरिका, विकल्प बी है कनाडा, विकल्प सी है सोवियत रूस और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और ये जो संघ होता है दो तरह से होता है। एक संघ ऐसा रहता है जो इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम होता है। एक संघ होता है जो इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम होता है और ऐसा संघ सबसे पहले अस्तित्व में आया था यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1787 में। और दूसरा होता है जिसमें राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं होता, बल्कि एक बड़ा राज्य अपने को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से या किसी अन्य कारण से छोटे छोटे इकाइयों में बांट के उसके संघ में बदल देता है। अर्थात ये संघ बनता है विभेदीकरण के द्वारा। और ये सबसे पहले बना था कनाडा में 1867 में और भारत ने इसी व्यवस्था को अपनाया है। भारत में फेडरल शब्द या फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जो यूएसए में अपनाया गया है। भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है और ऐसी शासन व्यवस्था ली गई है जो कनाडा में स्थापित हुई थी। तो इस तरह से भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से ली गई है, कनाडा की से प्रेरित है। वास्तव में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम पारित किया गया था कनाडा की संघीय व्यवस्था के लिए और उसी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के द्वारा कनाडा की संघीय व्यवस्था बनी और इसी तरह की भारत की संघीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। संघात्मक व्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? संघात्मक व्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? विकल्प ए बी सी डी 4 विकल्प हैं। ए भारत, बी ब्रिटेन, सी यूएसए और डी कनाडा। तो
कनाडा में ये व्यवस्था कब अस्तित्व में आई थी? 1867 में। यूएसए में कब आई थी? 1787 में। और भारत में कब आई? जब भारत का संविधान बना 1950 में, जब भारत का संविधान लागू हुआ। और ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है ये एकात्मक शासन व्यवस्था है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो हम स्पष्ट रूप से देख ले रहे हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1787 में यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। कनाडा की संघात्मक व्यवस्था इसके बाद में प्रारंभ हुई थी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत और अमेरिकी संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत और अमेरिकी संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो कथन दिए हैं। पहला कथन क्या है? दोनों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। और दूसरा है, दोनों में केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। और विकल्प दिए हैं, और विकल्प में आपको क्या सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन सत्य हैं। विकल्प ए है केवल फर्स्ट, विकल्प बी केवल सेकंड, विकल्प सी 1 और 2 दोनों सत्य हैं, विकल्प डी ना एक सत्य है ना 2 सत्य है। इन दोनों कथनों को पढ़ने के बाद आप अपने आंसर तक पहुंच गए होंगे। हम इसको थोड़ा सा समझा दें आपको, फिर आप इसको देख लेते हैं। वास्तव में जो संघ बनता है, संघ में स्थिति क्या होती है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है संविधान के द्वारा। और जो शक्तियों का विभाजन होता है उसके लिए सामान्य रूप से जो सूचियां बनती हैं वो कौन सी बनती है? एक संघ सूची बनती है और दूसरी राज्य सूची बनती है। दूसरी राज्य सूची बनती है। इसके बाद स्थिति क्या आती है? कुछ और विषय बच जाते हैं। तो कुछ स्थानों पर कुछ संघ ऐसे होते हैं जहां पे समवर्ती सूची भी बना दी जाती है, समवर्ती सूची भी बना दी जाती है, और कुछ जगहों पर समवर्ती सूची नहीं बनती। संघ सूची और राज्य सूची 2 बना दी जाती है। इसके अलावा जो शक्तियां बचती हैं उनको अवशिष्ट शक्तियां मान लेते हैं। लेकिन कुछ संघ ऐसे होते हैं जिसमें संघ सूची और राज्य सूची के साथ समवर्ती सूची भी बन जाती है। संघ सूची के विषयों पे संघ कानून बनाता है और राज्य सूची के विषयों पे राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाते हैं। अब ये सूची बने या ना बने, ये सूची बने या ना बने, लेकिन अगर ये बने तो भी ना बने तो भी, इसके बाद जो शक्तियां बचती हैं वो शक्तियां क्या कहलाती हैं? अवशिष्ट शक्तियां। अर्थात जो इसके बाद बच गई हैं वो कहलाती हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये व्यवस्था अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। जैसे अवशिष्ट शक्तियां भारत में, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो भारत में किसे दी गई हैं? भारत में दी गई हैं ये केंद्र को। भारत में दी गई हैं केंद्र को। अर्थात अवशिष्ट शक्तियां जो बचेंगी वो उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। और यूएसए में ये शक्तियां दी गई हैं राज्यों को, ये राज्यों को दी गई हैं। अर्थात अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होगा। तो इस तरह से कथन पहला जो है वो क्या है? भारत और अमेरिकी संघवाद के संदर्भ में क्या लिखा है? दोनों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। ये गलत है। दोनों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास नहीं है। भारत में केंद्र के पास है और अमेरिका में राज्यों के पास है। अब दूसरे कथन पे विचार करते हैं। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है दोनों में केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। ये बात सही है, क्योंकि संघ की जो शासन व्यवस्था होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों रहते हैं। संघ में केंद्र और राज्य दोनों रहते हैं। संघ की जो शासन व्यवस्था होती है, इस संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व होता है। और इन
केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए एक न्यायालय होता है। उसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं और अमेरिका में संघीय न्यायालय कहते हैं, लेकिन वह वास्तव में उच्चतम न्यायालय की तरह ही होता है, जो कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। भारत में उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, अर्थात वो केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करता है। तो इस तरह भारत और अमेरिका के मध्य में दोनों में व्यवस्था है कि एक उच्चतम न्यायालय है और वह उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, अर्थात इसका विकल्प क्या होगा, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, केवल 2, अर्थात इसका विकल्प बी सही आंसर होगा। और हमें उम्मीद है कि या तो आप इस प्रश्न को पहले ही हल कर लिए होंगे और अन्यथा आप इसकी व्याख्या के द्वारा इसका उत्तर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, संघीय शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? संघीय शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? विकल्प ए है शक्तियों का पृथक्करण, विकल्प बी स्वतंत्र न्यायपालिका, विकल्प सी केंद्रीय विधायिका द्विसदनी और विकल्प डी शक्तियों का वितरण। वास्तव में शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स ये संघीय शासन व्यवस्था का कोई विशेष लक्षण नहीं है। ये वास्तव में अध्यक्षीय और संसदीय शासन व्यवस्था के बीच में अंतर स्पष्ट करता है। शक्तियों का पृथक्करण का अर्थ होता है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से पृथक्करण कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए और वो एक दूसरे के क्षेत्र में सामान्य रूप से हस्तक्षेप ना करें। और ये तीनों जो हैं, ये तीनों वास्तव में ये संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का वितरण। डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का वितरण, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन या स्पष्ट रूप से वितरण ही संघीय शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये 2 अन्य विशेषताएं, स्वतंत्र न्यायपालिका और केंद्र की द्विसदनी विधायिका, इसके साथ ही इसकी विशेषताएं हैं। अर्थात संघीय शासन की विशेषताएं ये दोनों भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शक्तियों का वितरण, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी। अब देख लें आज का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है? भारत की शासन व्यवस्था में एकात्मक लक्षण कौन से हैं? एकात्मक लक्षण कौन से? नंबर 1 न्यायिक पुनरावलोकन, नंबर 2 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, नंबर 3 राज्यपालों की नियुक्ति। और विकल्प दिए हैं ए में केवल थर्ड, बी में 1 और 3, सी में 2 और 3 और डी में क्या है 1, 2 और 3। हमने आपको पिछले लेक्चर में भारत की शासन व्यवस्था या भारत की संघात्मक व्यवस्था पढ़ाते हुए भारत में संघीय शासन व्यवस्था के लक्षण और एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हमने स्पष्ट रूप से आपको समझाए थे। और भारत में जो एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है वो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था का ये लक्षण है। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। किसने कहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। और ये विकल्प दिए हैं 4, ए आइवर जेनिंग्स, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी के.सी. व्हीयर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? हमने इसे आपको पढ़ा दिया है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का संविधान ऐसी संघात्मक व्यवस्था वाला संविधान है जिसमें एकात्मकता के लक्षण हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? भारत का संविधान संघीय संविधान है। और के.सी. व्हीयर ने क्या कहा कि भारत का संविधान वास्तव में अर्धसंघीय है।
इन्होंने कहा भारत का संविधान अर्धसंघीय है, और आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय कहा था? प्रोफेसर केसी व्हीयर ने। अब इसके बाद में हम आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7, भारत की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और ये कथन कौन कौन से हैं देख लें आप। पहला है, भारत का संघ एकीकरण के आधार पर निर्मित हुआ है। और नंबर 2 है, भारत का संघ इकाइयों के मध्य समझौते का परिणाम है। और नंबर 3 है, भारत का संघ विभेदीकरण के आधार पर बना है। और ये विकल्प में दिया है, पहला है केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड, सी सेकंड एवं थर्ड, और डी है केवल थर्ड। तो वास्तव में भारत का जो संघ है, वास्तव में संघ दो तरह से बनते हैं, हमने आपको समझाया है इसे। एक संघ बनता है एकीकरण के द्वारा और दूसरा बनता है विभेदीकरण के द्वारा। एकीकरण के द्वारा बनाया गया संघ वास्तव में कौन सा है? ये जो संघ समझौते का परिणाम होता है वो एकीकरण द्वारा बनता है। ये समझौते का परिणाम जो होता है वो एकीकरण के द्वारा बनता है, समझौते का परिणाम। और ऐसा संघ सबसे पहले कहाँ बना था? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जो समझौते का परिणाम नहीं होता, समझौते का परिणाम नहीं होता, वो विभेदीकरण से बनता है। समझौते का परिणाम नहीं, ये नहीं होता, ये बनता है विभेदीकरण से। और ऐसा संघ सबसे पहले कहाँ बना था? कनाडा में बना था। और भारत ने किस संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है? इसी संघात्मक व्यवस्था का जो कनाडा में अपनाई गई थी। अर्थात भारत का संघ कैसा संघ है? ये विभेदीकरण के आधार पर बना है। और बाकी दो कथनों को हम देख लें। भारत का संघ एकीकरण के आधार पर निर्मित हुआ, ये गलत है। एकीकरण पर संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ निर्मित हुआ था, भारत का नहीं। दूसरा, भारत का संघ इकाइयों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, वास्तव में ये समझौते का परिणाम है। और ये जो विभेदीकरण पर बनता है ये समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात ये भी गलत है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? जिस विकल्प में होगा केवल 3, ये है विकल्प डी में केवल 3 सत्य है, बाकी दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर आपने देख लिया। अब हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारत के संघवाद को सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद कहा है? निम्नलिखित में से किसने भारत के संघवाद को सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद कहा है? और विकल्प है ए एच विर्च, बी है ग्रेनविल ऑस्टिन, और सी उपर्युक्त दोनों, और डी दोनों में से कोई नहीं। आप अपने इस प्रश्न का आंसर निर्धारित करें। हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं और उसके बाद में इसका उत्तर हम बताते हैं। वास्तव में भारत का जो संघवाद है इसको सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद इन दोनों ने ही कहा है। इन दोनों ने ही कहा है, दोनों ने कहा, इन दोनों ने कहा। और उसका मतलब क्या होगा? अब इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों ने। ए एच विर्च ने भी और ग्रेनविल ऑस्टिन, इन दोनों ने ही भारत के संघवाद को सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद कहा था। अब अगले प्रश्न पे हम पहुंच जाएं। प्रश्न नंबर 9, भारत का संघ है, भारत का संघ कैसा संघ है? और 4 विकल्प हैं। ए नासवान राज्यों का नासवान संघ, बी अविनाशी राज्यों का नासवान संघ, सी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और डी नासवान राज्यों का अविनाशी संघ। वास्तव में भारत का संघ जो है वो किस तरह का संघ है? ये विभेदीकरण के आधार पर बना संघ है। भारत का संघ विभेदीकरण पे बना संघ है। और ये इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि भारत का जो संघ है ये समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। और ये क्या है? प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से या अन्य कारणों से केंद्र ने या बड़े राज्य ने अपने को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा है, अर्थात राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है।
इसका मतलब है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, होने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात क्या है? होने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है अधिकार नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि संघ को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है। सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है। परिवर्तन का अधिकार है। ठीक, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अधिकार है। और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है, इसका मतलब क्या है? राज्य नाशवान है। इसका मतलब है कि राज्य नाशवान है, राज्य नाशवान है। और राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब क्या है? संघ अविनाशी है। इसका मतलब है संघ अविनाशी है, संघ अविनाशी है। तो इस तरह से भारत का जो संघ बना ये विभेदीकरण के द्वारा बना, ये समझौते का परिणाम नहीं है। इसीलिए कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, अर्थात जो संघ है वो अविनाशी है। और दूसरी बात है, राज्यों की सीमाओं में जितनी जरूरत हो उतना परिवर्तन कर सकता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है। किसी राज्य की किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य में मिला सकती है और राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरह से नए नए राज्य बनाने की शक्ति अनुच्छेद 3 में संसद को प्राप्त है, अर्थात राज्य नाशवान है और संघ अविनाशी है। इसमें आप देखते हैं विकल्प सही क्या है? नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात इसमें विकल्प डी सही होगा। भारत है कैसा संघ है? जिसमें राज्य नाशवान है, नाशवान राज्यों का अविनाशी संघ है। अब इसके बाद में अगले प्रश्न पे हम पहुंचे। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? हम आपको बता चुके हैं पिछले प्रश्नों की व्याख्या में। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा किया जाता है। और केंद्र के द्वारा कहाँ किया जाता है? एकात्मक शासन व्यवस्था में। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। अब आगे बढ़े हम प्रश्न नंबर 11। हाँ, इसमें कथन और कारण का प्रश्न है ये, इसको हम जरा पढ़ लें अच्छी तरह से। कथन क्या है? भारत एक गणतंत्र है। और कारण क्या है? भारत में संविधान संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है। और अब 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए क्या है? कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी क्या है? कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। और विकल्प सी क्या है? कथन सत्य है, कारण असत्य है। और विकल्प डी है कारण असत्य है और कथन असत्य है और कारण सत्य है। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल करते हैं? हम आपको पहले भी पिछले वीडियो में आप देखिएगा, हमने आपको समझाया है कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है। हम कथन कारण दोनों को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि दोनों में से एक सत्य है या दोनों सत्य हैं। तो अगर कोई एक सत्य है तो हम विकल्प सी डी जिस तरह का विकल्प दिया हो उसको ढूंढ लेते हैं कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और उसको हम अपना निशान लगा देते हैं कि ये प्रश्न हमारा इसका उत्तर ये है। लेकिन अगर दोनों सत्य हैं तो फिर व्याख्या है कि नहीं है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? कथन पढ़ते हैं, फिर क्योंकि लगाते हैं और फिर उस क्योंकि के बाद में फिर कारण को पढ़ते हैं। तो अगर ये क्योंकि संतुष्ट हो गया तो फिर व्याख्या है या नहीं तो न व्याख्या नहीं है। तो हम इसे देख लें इस प्रश्न को। पहले कथन पढ़ें। भारत एक गणतंत्र है। बिल्कुल सही, भारत एक गणतंत्र है। और कारण क्या है? भारत में संविधान संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी करता है। ये भी सही है। भारत में संविधान संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है। अब हमें ये देखना है कि व्याख्या है कि नहीं है।
व्याख्या का मतलब क्या है, जो कथन दिया है उसका सही कारण ये होना चाहिए। तो समझें इसको हम, इसका सही कारण ये है कि नहीं। कथन जो है, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान में इसे गणतंत्र घोषित किया है, और इसका मतलब होता है कि राजा या सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो। इसका अर्थ होता है कि सर्वोच्च पद जो है, ये सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च पद वंशानुगत ना हो। और जो संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, इसका मतलब क्या होता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भारत गणतंत्र है, इसका मतलब होता है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो गणतंत्र होने का कारण ये नहीं है कि शक्तियों का विभाजन है, गणतंत्र होने का ये उचित कारण नहीं है, लेकिन ये दोनों कथन सत्य हैं। इसका अर्थ है संघात्मक व्यवस्था और गणतंत्र। क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान ने उसको गणतंत्र घोषित कर दिया है, और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है, वो वंशानुगत ना होकर वो जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसका ये सही कारण नहीं है। अर्थात इसमें विकल्प क्या सही होगा? कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अर्थात विकल्प बी सही होगा इस प्रश्न का। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दो कथन यहां भी दिए हैं। नंबर 1, भारत के संविधान निर्माताओं ने एक संघीय सरकार का समर्थन किया है। बिल्कुल सही है, भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत में एक संघीय सरकार का समर्थन किया। और नंबर 2 क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का सह अस्तित्व होता है। यह भी सही है, संघीय शासन व्यवस्था जो होती है उसमें केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें होती हैं, दोनों का सह अस्तित्व होता है। इस तरह से इसमें क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन से कथन सत्य हैं? और इसमें दोनों कथन सत्य हैं, अर्थात इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब देख लें हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, कथन और कारण का प्रश्न ये भी है। कथन क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है ये। कारण क्या दिया है? भारत का संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। ये भी सही है, भारत का जो संघ है वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। अब हमें क्या करना है? ये देखना है इसकी व्याख्या है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं? बीच में क्योंकि लगाते हैं, अर्थात इसका सही कारण ये दिख जाएगा है कि नहीं है। तो भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि ये समझौते का परिणाम नहीं है। अगर समझौते का परिणाम होता तो समझौता कभी भी टूट जाता और राज्य कभी भी अलग हो सकते थे। तो भारत में राज्य अलग नहीं हो सकते, उसका केवल एक ही कारण है कि भारत का संघ जो बना है वो समझौते के कारण नहीं बना है, वो समझौते का परिणाम नहीं है। तो इस तरह से क्या है, इसमें सही उत्तर क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है, क्या है? विकल्प ए राज्यों का समूह, विकल्प बी राज्यों का फेडरेशन, विकल्प सी राज्यों का कन्फेडरेशन और विकल्प डी राज्यों का यूनियन। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात राज्यों का यूनियन है, राज्यों का एक संघ है संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अनुसार। तो अब हम देख लें आज का अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारत में नए राज्य गठित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? हम आपको बता चुके हैं
पिछले प्रश्न की व्याख्या करने के दौरान कि अनुच्छेद 3 में नए राज्य गठित करने की शक्ति भारत की संसद को प्राप्त है और संसद क्या कर सकती है, किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य के भूभाग को या राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य में मिला के एक नया राज्य बना सकती है और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरह से नए राज्य गठित करने की शक्ति अनुच्छेद 3 में संसद को प्राप्त है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। तो इस तरह से हमने ये भारत की संघीय व्यवस्था पर आज के सत्र में 15 प्रश्न हल किए और आपने जो हमारा संघात्मक व्यवस्था पे जो लेक्चर देखा उस लेक्चर को और इन 15 प्रश्नों को हल करने के बाद में इस टॉपिक पर आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी। आपका ये टॉपिक काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो इसी तरह से हम और भी टॉपिक पर निरंतर वीडियो बना के और उस पे हम लेक्चर देंगे और अगले सत्र में उसके अगले वीडियो में हम उस पे प्रश्न कराते रहेंगे। तो अगर ये हमारी क्लास आपके लिए लाभदायक हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कर दें। अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है तो इसे लाइक भी कर दें और आप इसको अपने कमेंट जरूर लिखें कि आपको इसमें क्या लाभ मिला, क्या फ़ायदा मिला। और अगर आपका कोई प्रश्न आपके दिमाग में और आ रहा है तो उस प्रश्न को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम आगे के सेशन में उन प्रश्नों को शामिल कर लेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो इस तरह से देखते रहिए हमारी क्लासेस जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। थैंक यू।